नमस्कार साथियों, मैं वैभव आपका वैभव एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जो हमारी एक सीरीज़ हमने शुरू की है अभी आरआरबी ग्रुप डी में जो पेपर्स हो रहे हैं अभी उनके बेस पे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। ये दूसरी वीडियो होगी उसकी, जो 17 और 18 अगस्त को एग्ज़ाम हुए हैं उनके बेस पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताओ यदि उसके आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है। अच्छा, तो सबसे पहले याद रखना n-2 इंटू 180 जो होता है ये सभी आंतरिक कोणों का योग होता है किसी भी बहुभुज के। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1440। ये क्या था मैंने भी आपको बताया, आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग है। ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे ये दे रखी है। ठीक, यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगा, इससे इसको 8 बार काटूंगा, n की वैल्यू आ जाएगी मेरी 10। ये माइनस के 2 है, उधर जाके प्लस के 2 हो जाएगा। n है हमारी भुजाएं, n से यहाँ मतलब है हमारी भुजाएं। भुजा हमारी निकल गई है। तो हमेशा याद रखना जो डायगोनल जो विकर्ण होते हैं, विकर्णों की जो संख्या होती है ना, विकर्णों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है n इंटू n-3/2। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरी जो भुजाएं हैं n, उनकी वैल्यू आ गई 10, तो 10 इंटू 10 में से जब मैं 3 घटाऊंगा बचेगा 7/2, तो ये बराबर आ जाएगा 35 विकर्ण। ठीक हो गई बात, 35 हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। अब इसी के साथ साथ 2-4 चीज़ें इस पॉलीगन के ऊपर हम ले लेते हैं कि बहुभुज के ऊपर और क्या क्या आ सकता है। तो देखते हैं, जो होते हैं आंतरिक कोणों का योग अगर किसी भी बहुभुज में पूछा जाएगा वो क्या होता है, n-2 इंटू 180, जो हमने भी अभी देखा था। ठीक है, अच्छा, अब मुझे प्रत्येक अगर आंतरिक कोण पूछा गया है मुझसे, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, तो कोणों का योग जो कि ये है मेरा n-2 इंटू 180 अपॉन हो जाएगा मेरी n, मतलब मेरी भुजा। ये होता है प्रत्येक आंतरिक कोण, अगर एक आंतरिक कोण पूछा जाए तो और योग दिया हुआ हो तब। ठीक हो गई बात। अब होता है बाह्य कोण, एक फॉर्मूला होता है बाह्य कोण और आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। ये भी हमें याद रखना है हमेशा। ठीक, अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, तो प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n, n होती है भुजा, प्रत्येक बाह्य कोण होता है ये। और आपको एक ये डायगोनल का फॉर्मूला तो याद करना ही है। भुजा n से डिनोट की गई है, n-3/2 जो होती है विकर्णों की संख्या होती है। ठीक है, तो कभी क्या होगा कि आपको प्रत्येक बाह्य कोण दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भुजाएं बताओ, तो बाह्य कोण का मान यहाँ पे दिया होगा 360/n, इस वाले फॉर्मूले रख के हम भुजाएं इसकी निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो इस एक सवाल से हमने सारी चीज़ें इसके बारे में जो जो थी जरूरी वो जान ली। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका अब गलत नहीं हो पा रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं अब हम क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 0.5 प्लस रूट 0.81 प्लस रूट 0.0169 प्लस 0.0144, यही है ना। हाँ जी, इसके ऑप्शंस मुझे यहाँ दे रखे हैं 1.65, बी ऑप्शन दे रखा है 1.75, सी ऑप्शन दे रखा है 1.85 और डी ऑप्शन दे रखा है 2.65। अच्छा, इस सवाल को अब हमें सॉल्व करना है, इसमें ये पूछा गया है। अच्छा देखिए, 0.5 को मैं 0.5 यहीं पे ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, प्लस 0.81 जो है, अब इसको मुझे सॉल्व करना है। मैं कैसे करूँगा, मैं जब ये 81 ये है इसको सॉल्व करूँगा, पहले मैं 0.81, जब मैं इसका दशमलव घटाऊँगा ना, हटाऊँगा तो उसके नीचे मुझे क्या लगाने पड़ेंगे, 2 0। अब मेरा सवाल बन गया रूट में 81/100। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो यहाँ बाहर हमारा 9 निकल आएगा और ये निकल आएगा 10, 100 का 10, प्लस यही काम मुझे यहाँ करना है 169, जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 4 0 बढ़ जाएंगे। ठीक, ये हो गया, प्लस यही काम मैं यहाँ करूँगा तो 144 होगा, ये रूट में आ जाएगा, ये भी रूट में, अपॉन 4 0 लग जाएंगे। इसका जो स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का, तो ये 13/10 निकल आएगा। ठीक, सॉरी 100 निकल के आएगा, और इसमें निकल आएगा 12/100। ठीक, अब जहाँ जहाँ मेरे
दशमलव प्लेस थे मैं वहीं पे कर दूंगा। ये 0.9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.13, ये हो जाएगा 0.12। अब इसके बराबर मुझे करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, इनको जोड़ूंगा नहीं। पहली बात तो ये वाली जो लाइन थी ना बीच वाली, ये बिल्कुल खत्म करनी है। आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आना है, ठीक होगी बात। अब क्या करना है, मैं इसमें ds लगाऊंगा। देखो 5, 3 और 1 4 होगा, ये दोनों खत्म, 9 बन गए, ये 9 वैसे ही खत्म, ds आ गया मेरा 3, तो और 1 3। मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ कौन सा ऑप्शन का ds मेरा 3 है, तो 6 5 11 और 1 12, इसी का ds एक मेरा 3 है, यही मेरा आंसर है। और बाकी भी चेक कर लेता हूँ, ये बन रहा है मेरा 7 5 12 3, इसका 4 ds बन रहा है, ये आंसर नहीं है। 8 और 1 9 खत्म, ये 5 ds बन रहा है, ये आंसर नहीं है। और ये 2, ये पॉइंट है, ध्यान रखना, ये 6 5 11 12 13 का मतलब ये 4 ds बन रहा है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। ठीक हो गई बात। तो हमें ds से सवाल को सॉल्व करना है। मुझे लगता है ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत जल्दी आप ये सवाल कर पा रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब क्या कहता है। ये सब क्वेश्चन 17 और 18 अगस्त की शिफ्ट में पूछे गए हैं और हम सब चीज़ें पढ़ते हुए चल रहे हैं, जो आगे भी सवाल आएंगे हम उनको गलत नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। भाई 15 पुरुष हैं, 15 मैन हैं, किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ये एक वर्क है, ठीक है, ये टोटल कार्य इन्होंने कर लिया। इसी कार्य को, इसी W को 5 जो महिलाएं हैं, 5 जो वुमेन हैं, वो 20 दिन में कर पा रही हैं, 20 दिन में कर पा रही हैं। तो मुझे मैन और वुमेन की क्षमताओं का रेशियो बताना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो वर्क है ये भी वर्क है, इन दोनों को आपस में क्या कर दूंगा, बराबर। मुझे सिर्फ ये एक लाइन लिखनी है, ये चीज़ तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है। मुझे क्या लिखना है वो ये है, 15 मैन 10 दिन में उस काम को कर रहे हैं, 5 वुमेन 20 दिन में उस काम को कर रही हैं, ठीक है। काम बराबर कर दिया मैंने, दैट्स इट। अब क्या होगा, 10 2 बार कट जाएगा और 5 से 3 बार कट जाएगा। मैन वुमेन यहाँ गुणा में, इधर जाके भाग में आ जाएंगी, ये 2 है, ये इधर जाके 3 बटे में चला जाएगा। तो मैन और वुमेन की जो क्षमताओं का रेशियो आ गया वो आ गया 2:3। ये हमारा आंसर है। ये सवाल भी आया हुआ है, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी राशि पर 2.5 वर्षों का ब्याज इतना है, मतलब 1623 रुपये ब्याज है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। तो राशि बतानी है हमें। हमें जो रेट दे रखी है वो दे रखी है 10%, ठीक है। और हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं 5000, 6000, 6500 और 7200, ये हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक हो गई बात। ये CI दे रखा है और हमें टाइम दे रखा है 2.5 वर्ष, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो, ये जो दर है हमारी 10%, ठीक है। हमारे पास एक तो 1 साल पूरा है, 1 साल पूरा है, लेकिन जो लास्ट वाला साल है वो है आधा। तो पहले साल मेरी दर पूरी जाएगी, दूसरे साल मेरी दर पूरी जाएगी, लेकिन फिर क्या होगी, मेरी दर आधी हो जाएगी क्योंकि साल मेरे पास आधा है, ठीक। तो क्या होगा, जब मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊंगा तो मेरे पास बनती है 10 से 11, क्योंकि सॉरी फ्रैक्शन सोल्यूशन देखते हैं, 1/10 बनेगी इसकी फ्रैक्शन। जब मैं दशमलव हटाऊंगा नीचे 100 लगाऊंगा, तो अगर मैं इसका प्रतिशतता का साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 100। जब इससे इसको काटूंगा तो फ्रैक्शन बनी मेरी है। मतलब मेरा जो मूलधन था वो 10 था, एक ब्याज मुझे मिला, तो मेरा जो मिश्र धन हो गया वो क्या हो गया, 11, ठीक। तो यही हमें करना है भाई। पहले साल मेरा 10 से 11 हो गया, पहले साल, ये मूलधन है, ये मिश्र धन है। फिर अगले साल भी मेरा यही हुआ, 10 से क्या हो गया, 11, ये दूसरा साल था। फिर ये जो आधा वाला साल था, यहाँ पे क्या हुआ मेरा 5%। अब 5% की फ्रैक्शन बनेगी 5/100, तो वो बनेगी 1/20। अब 20 तो मेरा मूलधन होगा और 21 मेरा क्या हो जाएगा, मिश्र धन, 1 का मेरा ब्याज मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसकी गुणा करूंगा। यहाँ मैंने गुणा की तो ये हो गया 2000, यहाँ गुणा की तो आप देखो गुणा करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैंने ऊपर की गुणा कर ली, ये हो गया मेरा 121। फिर मुझे इसे 21 से गुणा करनी है, ठीक। 21 से गुणा करने के लिए मैं सबसे पहले इसमें 20 से गुणा कर लूंगा क्योंकि ईजी रहेगा। मैंने जब इसको 20 से गुणा की तो ये बन गया 2420, ठीक है। अब बचा 1, क्योंकि ये 20 + 1 से मुझे 121 को गुणा करनी पड़ी। हमने 121 से पहले 20 को गुणा कर ली, ये आ गया। अब 121 से हम 1 को गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, 1452, ये आ गया, ठीक। ये मेरा मूलधन है, ये मेरा मिश्र धन है। तो बताइए ब्याज कितना हुआ, ब्याज हुआ 541, ब्याज हो गया 541।
मुझे जो ब्याज दे रखा है वो दे रखा है 1623। जो किताब के हिसाब से, जो क्वेश्चन के हिसाब से ब्याज है वो 1623 है, मेरे हिसाब से ब्याज इतना है, और मेरे हिसाब से जो राशि है वो इसका मुझे मान बताना है। जब मेरा सवाल यहाँ पे पहुँच गया तो मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसमें ds लगाऊंगा। ठीक है, 5 4 9 खत्म, नीचे बना 1, ऊपर 6 3 9 खत्म, ऊपर बना 3, और 3 दूनी क्या हो गया 6। मेरा जो कैलकुलेशन आ रही है उसका ds आ रहा है 6। मैं ऑप्शन चेक करूंगा कौन सा ऑप्शन का ds 6 है। इसका 5 है, खत्म, इसका 6 है, यही आंसर है। 6 5 11, 2 है, नहीं होगा, 7 दोनों, ये भी नहीं होगा। तो मेरा एक ही ऑप्शन था जिसका ds 6 बन रहा था। ठीक हो गई बात, यही मेरा आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको सिर्फ समझाने के लिए थी, इतना बड़ा सवाल था नहीं। पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, फिर आधा साल है तो वहाँ पे मेरी ब्याज भी दर कितनी हो जाएगी, आधी, 5%। तो 10 ये मेरा मूलधन, ये मिश्रधन, ये मूलधन, ये मिश्रधन, ये मूलधन, ये मिश्रधन, ओवरऑल ये मूलधन, ये मिश्रधन। मेरे पास 2000 मूलधन आ गया, 2541 मिश्रधन। तो जो मिश्रधन में से जब मैं मूलधन घटाऊंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा। ब्याज मेरा आ गया 541, जिसकी वैल्यू 1623 सवाल में मुझे दे रखी है। मैंने वहाँ ds लगा दिया, मेरा आंसर आ गया। ds ना भी लगाते तो सीधा सीधा ये इससे 3 बार कट रहा था, 541 से 1623। ठीक, आई होप सवाल आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखते हैं। रूट 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या, ये हमसे पूछा है। ठीक, इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, हर का प्रमेयकरण करूँगा। जो होता है, जो हर का प्रमेयकरण क्या होता है, जो ये होता है ना 1 माइनस कॉस थीटा, इसके उल्टा साइन करके ऊपर नीचे इससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा है, मैंने 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा, जो ये साइन होता है ना नीचे वाला, इसके ऊपर नीचे उल्टे साइन से इससे गुणा करते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इससे देखो कोई फर्क इस सवाल पे नहीं पड़ेगा, इससे ये वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा यही। ठीक, तो अब क्या होगा, ऊपर जब मैं इसको करूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक, ये सब अभी रूट में चल रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, आपको पता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यही वाला यहाँ पे फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया। तो अब ये क्या आया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जब इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या आया, 1 प्लस कॉस थीटा का जब होल स्क्वायर है, रूट इसका हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब क्या, ये 1 माइनस कॉस, अभी हमने एक आइडेंटिटी पिछले उसमें पढ़ी थी, 1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वही वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। अब रूट में जो साइन स्क्वायर थीटा आएगा वो नीचे खाली आ जाएगा, उसका स्क्वायर हट जाएगा वो रूट हटाने के लिए। ठीक होगी बात, इसका भी हट जाएगा और इसका भी, क्योंकि इसकी जगह क्या आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक होगी, इसका स्क्वायर हट गया, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैंने अलग अलग कर लिया, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब मैंने देखा 1 अपॉन साइन थीटा मेरा क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा मेरा क्या होता है, कॉट थीटा। ये मेरा आ गया आंसर, ये ऑप्शन है सी। ठीक है, आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछ लिया गया तो वो कैसे होगा। एक सवाल और इससे रिलेटेड बन सकता है, वो होगा रूट में आपसे पूछ सकता है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा। हमें क्या करना है, इस सवाल में भी वही करना है, क्या, 1 प्लस साइन थीटा, इसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये स्क्वायर बन जाएगा, और जब इसका रूट हटेगा तो फिर ये क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा खाली। 1 माइनस साइन थीटा मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरी क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं वही वैल्यू रखूंगा, जब कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट हटाएंगे तो 2 हट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस थीटा। ठीक, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा। तो ये मेरा आंसर इस सवाल का आ जाएगा। ठीक, ये सवाल आया था, ये आने की संभावना है। हमने दोनों सवाल कर लिए, आई होप आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम अपने। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, यदि x के
16% का 20% 320 है तो x बराबर क्या। ऑप्शन दे रखे हैं साहब आपको 1000 10,000 20,000 30,000 और जी 40,000। ठीक, देखते हैं क्या कहता है सवाल। मैंने ऑप्शन देख लिए, सबके डिजिटल सम अलग अलग हैं। अब मैं इस सवाल में डिजिटल सम लगा के देखूंगा कैसे। पहले तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं भाई, x का 16% का क्या आ जाएगा नीचे 100, का 20% का क्या आ जाएगा 100 और ये आ गया 320। ठीक है, अब मैं इसमें ds लगाता हूँ। भाई नीचे तो 1 गुणा 1 1 ds बन रहा है, नीचे तो मुझे ds में कोई दिक्कत है नहीं। ऊपर देखता हूँ 6 और 1 7 बना ds गुणा 2 0 2 बना ds 7 दूनी 14, 14 का मेरा ds बन गया 5। ठीक, अब मैं देखता हूँ बराबर से इधर मेरा ds क्या बन रहा है 3 2 5, इधर भी 5 ds बन रहा है, इधर भी 5 ds बन रहा है। तो x का ds क्या होना चाहिए कि मैं 5 से गुणा भी करूं और मेरा ds फिर भी 5 है। तो x जो भी संख्या होगी उसका डिजिटल सम होगा 1। जब मैंने एक डिजिटल सम वाली संख्या को 5 ds सम वाली संख्या से गुणा की होगी तभी तो मेरा 5 आया होगा। भाई इसका भी ds 1, इसका ds 5, 5 एकन 5, तभी तो इधर 5 आया। ठीक, तो मैंने ऑप्शन से चेक कर लिया कौन सी ऐसी संख्या है जिसका ds 1 है, वह एकमात्र संख्या थी, यही मेरा आंसर है। ये तो ds से सवाल बन गया। मैं सवाल हटा दे रहा हूँ इधर, ऐसे भी देख लेते हैं इसको। भाई x का 16/100 गुणा 20/100 बराबर 320। सॉल्व करने में भी इसमें कुछ नहीं था, आप सीधे सीधे इसको सॉल्व करते थे, x की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती 10,000। ठीक है, सवाल तो ऐसे भी हो जाता। मैंने ds इसमें इसलिए लगा लिया क्योंकि अगर मान लो आने वाले टाइम में बड़ा सवाल आ जाएगा ना तो हम उसे ds से बड़े आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है देखता हूं। केशव एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। केशव है जो 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, 12 डेज में वो 3/4 भाग कर रहा है। काम मेरा टोटल होता है 1, वो काम का 3/4 भाग कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि वो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा। तो मुझे जब एक काम यहाँ पे निकालना पड़ेगा तो ये एक काम निकालने के लिए इधर उधर जाके उल्टा हो जाएगा, इधर गुणा में इधर जाके भाग में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा गुणा 4/3। ठीक होगी बात, 3 चौक 12 4 चौक 16। एक टोटल काम करने में केशव हमारा कितने दिन ले रहा है 16 दिन। ठीक हो गई बात। अच्छा, और आगे सवाल में क्या दे रखा है, केशव और मतलब जो प्रशांत की कार्यक्षमता है केशव से 4 गुना है। अच्छा, अगर मैं केशव की कार्यक्षमता 1 मान लूँ, मतलब इफिशियंसी अगर केशव की 1 मान लूँ तो मेरे प्रशांत की जो इफिशियंसी है वो क्या है 4। अच्छा, अगर मुझे टोटल कार्य निकालना है कि भाई टोटल वर्क क्या होगा मेरा, टोटल वर्क क्या होगा, तो मुझे पता है इसका फॉर्मूला होता है क्षमता गुणा समय। तो मैं टोटल कार्य अगर मैं निकालता हूं तो क्षमता मुझे केशव की दे रखी है 1, ठीक, गुणा समय मुझे केशव का दे रखा है काम करने का 16, तो मेरा कार्य निकल गया टोटल 16। ये मेरा टोटल क्या आ गया कार्य। अब मुझे निकालना है प्रशांत इस कार्य को कितने दिन में करेगा। भाई मुझे पता है क्षमता गुणा समय बराबर होता है कार्य। ठीक, तो अब मुझे देख क्षमता रखनी है प्रशांत की क्षमता है 4, समय मुझे प्रशांत का निकालना है और कार्य मुझे दे रखा है 16, तो समय यहाँ पर क्या आ गया 4। यही हमारा क्या है आंसर। ठीक ना, बड़ा सवाल है नहीं, बस समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो जैसे ये फॉर्मूला ये हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमें स्वतः पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं। भाई देखो, गेंद भी एक गोला है और ये जो बड़ा गोला भी एक गोला है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, इसकी त्रिज्या आपको 2 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी बनाई जा सकती है गोली, तो हमें क्या करना है 4/3 पाई r3, ये तो बड़ा गोला है, बटे कितनी गोलियां बनाई जा सकती है, तो वो भी तो एक गोला ही है, पाई छोटी r3। ये मैंने बड़ा r मान लिया, इसको मैंने छोटा r मान लिया। ठीक, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज रख दूंगा। क्या होगा देखो, 4/3 पाई और 4/3 पाई ये कॉमन होगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा बड़े आर की क्यूब। बड़े आर की वैल्यू दे रखी है 8, तो 8 गुणा 8 गुणा 8
बटे नीचे 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर आ जाएगा 64। इससे ये कट जाएगा 8 8 64। सिंपल सा सवाल था, आने वाले समय में कभी भी आए तो आप इसको सही कर पा रहे होंगे। बस आपको गोले का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं भी पता तो आयतन अगर दे रखा है, क्योंकि जो हम बड़े गोले से छोड़ के छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे तो वो आयतन में ही उसके परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, मतलब कि जब वो जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, और 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से आता है। ये जा रहा है, ये आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। अच्छा ठीक है, अगर वो x की चाल से जाता और y की चाल से आता तो जो मेरी एवरेज स्पीड होती ना, एवरेज स्पीड, या आप इसका फॉर्मूला याद रखना, एवरेज जो चाल होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ x इंटू बाई बट्टे x प्लस बाय। ये मेरा फॉर्मूला होता है, बस इसी में मुझे मान रख देना है। तो एवरेज स्पीड जब मैं निकालूंगा तो ट्वाइस ऑफ x की वैल्यू मुझे 20 दे रखी है, y की वैल्यू 12 बटे 32 बराबर 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 8, 2 3 2 5 दिया 15, आपको एवरेज किलोमीटर पर आवर स्पीड आ रही होगी। ठीक, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। हम क्वेश्चनों को बहुत वाइड करके पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम में जो भी सवाल आएगा मेरे हिसाब से अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो वो बच नहीं पाएगा। ठीक, बाकी कोई भी कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो भी वीडियोस हमने अभी तक अपलोड की हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।